Good morning, class. Welcome back. Class, as you know, in my last lecture, already we have discussed about the Langmuir isotherms and Freundlich isotherms, right? तो उसमें हमने फॉर्मूले भी देखे इसे कैसे डिराइव किया था हमने, ठीक है। तो आज जो आपका टॉपिक है वह है कैटेलिस्ट एंड कैटेलाइसिस। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैटेलिस्ट एंड कैटेलाइसिस, राइट। या आप पिछले छोटी क्लास में से भी हल्का फुल्का आपको नॉलेज है कि कैटेलिस्ट क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर मैं बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, इवन डिक्रीज भी कर सकते हैं। ऐसे सब्सटेंस होंगे, ठीक है। द सब्सटेंस विच कैन अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो कैटलिस्ट का यूज़ हम क्यों करते हैं और कहाँ पर करेंगे और किन कंडीशन में कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो कैटलिस्ट का यूज़ एक्चुअल में होता कहाँ है। सपोज दैट मेरे पास कोई आयनिक रिएक्शन है, सपोज दैट आई हैव आयनिक इक्वेशन, सपोज दैट आयनिक रिएक्शन है NaOH प्लस HCl, एसिड बेस रिएक्शन है, ठीक है। बिकॉज अब आपको पता है कि दी ज़्यादा आयनिक कंपाउंड आयन में टूटेंगे तो आयन क्या होंगे, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, राइट। तो NaCl बनेगा आपके पास, NaCl प्लस H2O, दिस इज वेरी फास्ट रिएक्शन। यहाँ पर वी डोंट नीड एनी कैटलिस्ट, ठीक है। हमको इस प्रकार के रिएक्शन में भी कैटलिस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन है, तो नो नीड टू कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का यूज़ जहाँ पर कुछ जो मॉडरेट टाइप के रिएक्शन होते हैं, ठीक है ना, जो ना कि वेरी फास्ट और ना वेरी स्लो, तो ऐसे रिएक्शन में हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। फर्स्टली आपको ये जानने की आवश्यकता है यहाँ पर कि कैटलिस्ट का यूज़ हम किस प्रकार के रिएक्शन में करते हैं। केवल मॉडरेट मॉडरेट जो टाइप के जो रिएक्शन होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ होता है, ठीक है। सपोज दैट एक रिएक्शन है आपके पास AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस HCl, राइट, राइट। तो यहाँ पर आपको ये भी आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये भी आपको क्या देगा, AgCl देने वाला है। AgCl का PPT मिलता है इसमें, प्लस HCl बनता है। ये रिएक्शन इतनी तेज़ होती है जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इट कंप्लीटेड फ्रैक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, बहुत ही जल्दी हो जाती है। तो ऐसे रिएक्शन में हमको कैटलिस्ट का यूज़ नहीं करते, और यूज़ कर भी लेंगे तो उसका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और कुछ हमारे पास इस प्रकार के रिएक्शन भी होते हैं, जैसे कि आपके पास रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट ना। अब रस्टिंग ऑफ आयरन में रस्टिंग, ठीक है, तो ये इट टेक्स लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर भी हमको कैटलिस्ट का यूज़ नहीं करना होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही लंबे समय में होती है रस्टिंग। तो यहाँ भी कैटलिस्ट डालने के बाद कितना जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे रिएक्शन में भी हम कैटलिस्ट का जनरली यूज़ नहीं करते हैं। जो रिएक्शन बहुत फास्ट हो और स्लो हो, वेरी स्लो एंड वेरी फास्ट रिएक्शन में हम कैटलिस्ट का यूज़ नहीं करते, या यू कैन से कैटलिस्ट का यूज़ नहीं होता है, ठीक है, ठीक। जो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि कुछ मॉडरेट, जैसे सपोज दैट मैं लेता हूँ पोटेशियम क्रोमेट ले लेता हूँ, ठीक है। KClO3 को अगर हम हीट करते हैं, राइट, इन जनरली when potassium chromate is heated it gives you KCl potassium chloride plus O2, राइट। अब आपको पता कितनी अच्छी रिएक्शन है, यहाँ आपको O2 मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। तो पोटेशियम क्लोराइड ऑन
हीटिंग गिव्स यू KCl एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जब पोटेशियम क्रोमेट को, इसको आप बैलेंस कर लेंगे, ट्वाइस है के, ठीक है, तो यहाँ पर ट्वाइस KClO3 ले लीजिएगा आप, यहाँ ट्वाइस KCl एंड O2, राइट। तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट इट टेक्स अबाउट 4 आवर। ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन यहाँ पर लिखी गई है, ये रिएक्शन होने में 4 घंटे लगते हैं, 4 आवर, राइट, ठीक है। मॉडरेट रिएक्शन है, ठीक है। अब हम सपोज दैट इसी रिएक्शन में अगर हम कैटलिस्ट ऐड कर दें बाय यूजिंग कैटलिस्ट, राइट, हमारे पास रिएक्शन का KClO3 आपने हीट किया और आपको क्या मिला, ट्वाइस KCl प्लस O2। अगर मैं इसमें कैटलिस्ट यूज़ कर लूँ, कैटलिस्ट इसमें यूज़ होता है MnO2, राइट। अगर हम कैटलिस्ट यूज़ कर लेते हैं तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन सेम जो आपके पास सेम रिएक्शन है ना, सेम रिएक्शन कंप्लीटेड विद इन 15 मिनट। तो आपको ये पता चल गया होगा कि कैटलिस्ट कितना बड़ा रोल अदा करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाने में, उसकी स्पीड को बढ़ाने में, ठीक है। इसके रेट ऑफ रिएक्शन देखो बढ़ गया। यही रिएक्शन आपको अगर बहुत जल्दी आपको बहुत ऑक्सीजन चाहिए बहुत तुरंत, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में तो आपको एटलीस्ट 4 आवर वेट करना ही पड़ेगा, राइट। बट जब हम कैटलिस्ट डाल देते हैं, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, दिस इज द कैटलिस्ट, मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो सेम रिएक्शन कंप्लीटेड विद इन 15 मिनट, यानी कि आपको ऑक्सीजन कितने मिनट में मिल जाएगी, 15 मिनट में मिल जाएगी। आर यू गेटिंग? तो कैटलिस्ट कहने का मतलब तात्पर्य यह है, आई मीन टू से दैट जो रिएक्शन बहुत फास्ट होती हैं, आयनिक रिएक्शन कंसिडर वेरी फास्ट होती हैं, ठीक है, और वेरी स्लो रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का यूज़ नहीं होता है। केवल कैटलिस्ट का यूज़ वहाँ पर होता है जो मॉडरेट रिएक्शंस होते हैं, उनके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, स्पीड अप कर देता है, ठीक है, राइट। तो ये तो था कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इज नथिंग बट इट इज सब्सटेंस विच कैन अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट हैविंग एनी चेंज इन इट्स केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए जो ये MnO2 मैंने यूज़ किया है, ठीक है, इसका कोई भी कंपोनेंट इस रिएक्शन में के साथ इन्वॉल्व नहीं है। इसका इन्वॉल्वमेंट होता है लेकिन फाइनली क्या हो जाता है, ये आउट हो जाता है, इसका कोई भी कंपोजिशन प्रोडक्ट में शामिल नहीं होता है, राइट। तो कैटलिस्ट भी 2 प्रकार का होता है, इसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कैटलिस्ट की हम बात करते हैं तो कैटलिस्ट आर 2 टाइप्स, राइट। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस, राइट। इसमें हम डिस्कस बाद में करेंगे, राइट। तो कैटलिस्ट का जो मेन काम होता है, जो रोल होता है, वो होता है एक तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देना, या तो इंक्रीज कर देगा है या फिर डिक्रीज कर देगा, राइट। और कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथ विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो जो केमिकल रिएक्शन का जो रेट है उसको क्या कर देता है, बहुत ही तेज़ कर देता है। उसके जो अल्टरनेट पाथ है, जिस हिसाब से वो बन रहा है, ठीक है, उसके वे को क्या कर देगा, वो एक अलग तरीके से वे प्रोवाइड कर देगा, ठीक। सो एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं। सपोज अगर मेरे पास कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, राइट स्टूडेंट्स, राइट। तो जब भी सपोज दैट मेरे पास रिएक्टेंट हैं, ठीक है, और क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक चीज़ और बनती है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं जिसको, ठीक है।
या फिर हम इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसको कह सकते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये ऐसा पॉइंट है, ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। यार इससे पहले क्या हो रहा होता है, बॉन्ड क्लीवरेज हो रहा होता है। ठीक है, समझ लो ना, यानी कि रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, राइट, ताकि वो उसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। राइट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट वी हैव already we have studied that in order that the collision among the reacting species may be effective, they must have energy either equal to or more than threshold energy। ये हम केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ चुके हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या। पहले की बात, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या फिर ज़्यादा होना चाहिए किसकी एनर्जी, रिएक्टेंट की एनर्जी, जिससे वो इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट बना सके, जिससे प्रोडक्ट में वो चेंज हो सके। राइट, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, मिनिमम एनर्जी है। राइट, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट हैव इन ऑर्डर फॉर इफेक्टिव कॉलिजन। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन शुरू होता है। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी चाहिए ताकि वो बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड टूटेंगे और इसके बाद बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। अब एक्स्ट्रा का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ ऑलरेडी एनर्जी होती है एट ए रूम टेम्परेचर पर। ये एनर्जी जो है गैप आपको दिखाई दे रहा है, ये किसकी एनर्जी है, ये रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा हम एनर्जी देंगे, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट, विच हैज़ टू बी सप्लाइड to the reacting species in their normal energy state to make their energy equal to threshold energy। ठीक है, इनकी एनर्जी यहाँ तक पहुँच जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक। ठीक, जो एनर्जी हम देंगे एक्स्ट्रा, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड एनर्जी कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके ऊपर वाली जो एनर्जी है ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, और जो एनर्जी यहाँ से यहाँ दी जा रही है उसको क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। राइट, यानी कि एक्टिवेटिंग एनर्जी दैट शुड बी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस नॉर्मल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, हम ऐसा कह सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो इन जनरली आपको क्या समझना है कि ये रिएक्शन हो रहा है, राइट, और इस पाथवे में हो रहा है। राइट, दो चीज़ें हो सकती हैं, एक आपका जो ये ग्राफ है ऐसे भी बन सकता है और आपका ग्राफ यहाँ भी रुक सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आपकी जो, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ इस लाइन को इधर, तो रिएक्टेंट एनर्जी कम है, प्रोडक्ट एनर्जी यहाँ देख सकते हैं आप ज़्यादा है। तो दिस इज़, अगर इस प्रकार का रिएक्शन हो रहा है तो दिस इज़ एंडोथर्मिक। राइट, और फर्स्ट वाला जो इसमें अभी हमने दिखा रखा है, ये कौन सा है आपके पास अभी, एक्सोथर्मिक, जहाँ प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, बहुत कम है, रिएक्टेंट एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। राइट, तो हम बात करते हैं कि रोल ऑफ कैटलिस्ट। ये जो रिएक्शन है, पार्टिकुलर रिएक्शन है ये कोई, ठीक है, तो इसमें कैटलिस्ट का क्या रोल होता है, क्या करता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है कि एक तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, इसके पाथ को चेंज कर देती है। देखो यहाँ से अगर हम कैटलिस्ट डालेंगे तो इस एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ कर देगा। एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करने का मतलब है आपका जो रिएक्शन है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, इन जनरल ये जो रिएक्शन है, अभी ये जो डायग्राम है, ये एक नॉर्मल रिएक्शन का है। ठीक है, राइट, तो हमने जो डिस्कस किया था, इसमें क्या डिस्कस किया था, इन ऑर्डर फॉर रिएक्शन टू प्रोसीड वी मस्ट प्रोवाइड एनर्जी टू ब्रेक बॉन्ड्स। राइट,
दिस एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेटेड एनर्जी। ये बात समझ में बात आ गई, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ठीक है। दिस इज़ फॉर ए पार्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है। किसी पार्टिकुलर रिएक्शन में जो एनर्जी हम एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, ठीक है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये बात समझ में आ गई आपकी, राइट। तो ये तो है आपके पास एक जनरल रिएक्शन का, ठीक है। अगर मैं कैटलिस्ट इसमें डाल दूँ, सपोज दैट मैं इसमें कैटलिस्ट यूज़ करूँ, तो कैटलिस्ट क्या करेगा इस केस में, तो कैटलिस्ट इस केस में क्या करने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिएक्शन है, ठीक। ये एक्टिविटी एनर्जी बॉन्ड आर ब्रोकन, यहाँ तक बॉन्ड आपके क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, राइट। बॉन्ड टूटने के बाद अब हो क्या रहा है, अब हमने कैटलिस्ट डाल दिया इसमें, ठीक है। सेम रिएक्शन में मैंने कैटलिस्ट यूज कर दिया, तो इसका पाथ जो मैं कह रहा था आपसे कि पाथ बदल जाता है, यानी कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हमको अब बहुत कम चाहिए, इसके एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दिया उसने, राइट स्टूडेंट्स। तो ये रिएक्शन जो प्रोसीड हो रही है आपकी, ठीक, ये नॉर्मल हो रही है अभी। जैसे हम कैटलिस्ट डालेंगे तो होगा क्या, जो ये वे है, ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, कैटलिस्ट डालने से क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द कैटेलाइज्ड पाथवे इज लेस देन द अनकैटेलाइज्ड पाथवे, ठीक। ये बात समझ में आ रही है आपकी। तो इस तरह से कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, उस रिएक्शन को चेंज कर देता है, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, राइट स्टूडेंट्स। एंड विदाउट, अगर बात करें विदाउट कैटलिस्ट के, तो जो एनर्जी होती है रिएक्टेंट को, जो एनर्जी चाहिए रिएक्ट होने की, वो बहुत ज़्यादा होती है, राइट स्टूडेंट्स। ये बात समझ में आ रही है। तो हम कैटलिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं, द सब्सटेंस दैट अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन बट इटसेल्फ रिमेन केमिकली अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड ए कैटलिस्ट। एंड जो प्रोसेस होती है इसको कहते हैं कैटेलाइसिस, राइट स्टूडेंट्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैटलिस्ट। तो इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैटलिस्ट कैसे जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर देगा, यानी कि रिएक्शन के वो पाथ को कितना चेंज कर देता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपकी। तो दिस इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन अ रिएक्शन, राइट। सो अब इसकी मैकेनिज्म को देख लेते हैं। तो इसमें एक थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस, राइट। आपको ये पता है कि जो कैटेलाइसिस है वो सरफेस फिनोमिनल होता है, राइट। तो इसमें हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, वी हैव थ्री थिंग्स। एक तो रिएक्टेंट होता है हमारे पास, राइट स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट और टी लिख रहा हूँ। सेकेंड कैटलिस्ट, थर्ड वन प्रोडक्ट, राइट। तो तीन चीज़ें हमारे पास होती हैं। तो पहली बात तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास सॉलिड क्या है, कैटलिस्ट है, राइट। तो हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस जो है सॉलिड कैटेलाइसिस के सरफेस में कंप्लीट होती है। हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस जो होता है हेट्रोजीनियस, वो सॉलिड कैटेलाइसिस के सरफेस में क्या होती है, कंप्लीट होती है, ठीक है। यानी कि आपके पास जो सरफेस है कैटलिस्ट का वो क्या है, सॉलिड है, इसमें कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, ठीक है। यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, गैस के पार्टिकल है, ठीक है ना। क्योंकि हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस का मतलब है जिसमें फेस अलग अलग होते हैं। देखो रिएक्टेंट, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ H2 + N2, ठीक, और कैटेलिस्ट लेता हूँ मैं PT क्या है, सॉलिड फॉर्म में है ना। तो ये हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस है,
क्योंकि इनका फेस क्या है, गैस गैस, ये दो गैसेस हैं और ये क्या है, सॉलिड है, तो ये अलग अलग फेसेज में है, तो इसलिए हेट्रोजीनियस है ये, ठीक है। तो इसको हम बाद में ही पढ़ेंगे। तो जो मैकेनिज्म होता है कैटालिसिस कैसे रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है या कैसे सरफेस प्रोवाइड करता है, तो इसमें 3 स्टेप होते हैं, 3 और 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है, इसमें जो पहला स्टेप आता है आपके पास वो है आपके पास डिफ्यूजन का। पहला जो स्टेप है वो है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, राइट। तो पहला जो स्टेप है वो है आपके पास डिफ्यूजन का। सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है एडजॉर्प्शन का, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन होगा तो तुरंत बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा सेकंड स्टेप में, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपके पास एडजॉर्प्शन होगा, एडजॉर्प्शन। फर्स्ट में क्या था आपके पास, डिफ्यूजन, जो पार्टिकल हैं रिएक्टेंट के, स्पेशली गैसेस पार्टिकल, वो डिफ्यूज होंगे सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। डिफ्यूजन के बाद एडजॉर्प्शन होगा उनका, एडजॉर्प्शन होगा तो बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का, ठीक। और थर्ड स्टेप में आपके पास क्या होने वाला है, थर्ड स्टेप में होगा आपके पास डिजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, राइट। थर्ड स्टेप में डिजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस, ठीक है। कैटलिस्ट सरफेस में जो बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास मेन 3 प्रोसीजर होती हैं डिजॉर्प्शन, ठीक है। तो 3 प्रोसेस को हम समझते हैं वन बाय वन। तो इसके लिए आप देखें, पहला जो स्टेप है वो स्टेप है आपके पास, ये है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए बी, सपोज दैट हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए बी है। अब ये गैस पार्टिकल ले सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है। और ये है कैटलिस्टिक सरफेस। कैटलिस्टिक के जो सरफेस होता है वो पोरस होता है, पोरस, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, एक्टिवेट साइट्स होते हैं, साइट्स, ठीक है, एक्टिव साइट्स होते हैं, दीज आर एक्टिव साइट्स, राइट। अब होगा क्या, ये मॉलिक्यूल अप्रोच करेंगे इस सरफेस पर, डिफ्यूजन कर, पहले डिफ्यूजन होगा, ठीक। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जस्ट एडजॉर्प्शन प्रोसेस शुरू हो गई, ठीक। यहाँ ये मॉलिक्यूल इसके साथ अप्रोच कर लिया, अप्रोच करने के बाद यहाँ पर एडजॉर्प्शन हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, एडजॉर्ब्ड हो गए, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है। इन्होंने इसके साथ एक्टिव जो साइट्स हैं उनके साथ क्या हो गए, एडजॉर्ब्ड हो गए, राइट। एंड थर्ड जो प्रोसेस है आपके पास, ठीक, थर्ड जो प्रोसेस है वो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाए एक, जिसमें आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना दिया है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर एक फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हुआ। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड प्रोडक्ट बनने से पहले वाली जो स्थिति है उसको क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट, जनरली ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड केमिकल बॉन्ड बन गया, ठीक। तो केमिकल बॉन्ड बनने के बाद क्या होगा, डिजॉर्प्शन शुरू हो जाएगा, हट जाएंगे ये जो सरफेस है आपके, ये जो आपका ये सरफेस है कैटलिस्ट का, ये अलग हो जाएगा और ए बी के बीच बॉन्ड जो बना हुआ है ये यहाँ से अलग टूट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो फाइनली ए बी अलग हो गया, ए बी अलग हो जाता है प्रोडक्ट के रूप में, और कैटलिस्ट अलग हो गया, ठीक है, राइट। तो ये पहले क्या होगा, कैटलिस्ट के पास क्या है, बहुत सारे फ्री वैलेंसीज हैं, इनमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, एडजॉर्ब्ड होंगे, डिफ्यूज होंगे, उसके बाद एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा, राइट स्टूडेंट्स। एडजॉर्प्शन के होने के बाद बॉन्ड बनेंगे,
बॉन्ड बनने के बाद बॉन्ड का डिजॉर्प्शन भी हो जाएगा, एडजॉर्प्शन फिर डिजॉर्प्शन होना है इसमें लास्ट में। ठीक है, तो ये तो था प्रोसेस कि कैसे कैटलिस्ट उनको रिएक्शन के लिए सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, कहीं ना कहीं रिएक्शन के लिए क्या कर रहा है, कैटलिस्ट सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। राइट स्टूडेंट्स, राइट। तो ये जनरल मैकेनिज्म था इसका, राइट। तो इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए। ये है सरफेस, राइट स्टूडेंट्स, ये है सरफेस कैटलिस्ट का। दीज आर द पार्टिकल, ये गैस पार्टिकल जो हैं डिफ्यूज हो रहे हैं, राइट। तो पहली प्रोसेस में क्या है, ऑन द रिएक्टेंट अप्रोचेस टू द सरफेस एंड सेटल ऑन द एक्टिव साइट्स। जैसे मैंने कहा था कि एक्टिव साइट्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल क्या हो जा रहे हैं, ये एडजॉर्ब्ड हो पा रहे हैं। ठीक है, ठीक। तो इस तरह से अनदर रिएक्टेंट अप्रोचेस द कैटलिस्ट, आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, राइट। तो पहला तो एब्जॉर्प्शन होगा पार्टिकल का, मॉलिक्यूल का, ठीक। और इसी तरह अनदर भी आते रहेंगे, दूसरे भी आएंगे, फिर रीअरेंजमेंट ऑफ, ये रीअरेंजमेंट होंगे, ठीक है। रिएक्शन होगा, रीअरेंजमेंट को क्या कहते हैं, रिएक्शन तो कहते हैं, ठीक। तो रिएक्शन होने के बाद फिर बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड बनने के बाद क्या होगा, ठीक है, बॉन्ड बनने के बाद बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है। पहले एडजॉर्प्शन हुआ, मतलब प्रोडक्ट आर रिलीज फ्रॉम द सरफेस ऑफ, सरफेस, इस सरफेस से निकल जाएंगे। पहला स्टेप में ये एडजॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, राइट। फिर सेकंड मॉलिक्यूल आया इस यहाँ पर, और रिएक्शन होने के बाद ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, डिजॉर्प्शन हो जाएगा यहाँ पर, राइट। ये मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बना के चले गए, ठीक। और कैटलिस्ट क्या हो गया, सेपरेट आउट हो गया यहाँ से, ठीक। मॉलिक्यूल आ रहे हैं, ये सेकेंड काइंड से मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, बॉन्ड बनेगा। फाइनली क्या होगा, डिजॉर्प्शन शुरू हो जाएगा यहाँ से। डिजॉर्प्शन मतलब ये पार्टिकल बाहर चले गए। राइट स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग। तो फर्स्ट पॉइंट होता है कि मॉलिक्यूल अप्रोच करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, बॉन्ड बनता है। बॉन्ड बनने के बाद तीसरे में डिजॉर्प्शन हो जाता है। जनरली 3 प्रोसेस हैं, ठीक है। एडजॉर्प्शन होगा, रिएक्शन होगा, फिर डिजॉर्प्शन होगा। आर यू गेटिंग। तो इसको आप एक और तरीके से भी देख सकते हैं। सपोज मेरे पास हैबर विधि द्वारा मैं अमोनिया बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का, N2 प्लस थाइज H2 गिव्स यू ट्वाइज NH3, राइट, राइट। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, ये H2 है, ये N2 है, राइट। ये आपस में क्या कर रहे हैं, N2, दिस इज द N2 एंड थ्राइज H2, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं गैस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, और आपस में रिएक्ट करके फिर क्या बना दे रहे हैं, प्रोडक्ट फिर यहाँ पर डिजॉर्प्शन हो जा रहा है, ठीक है। ये N2 पार्टिकल है, ये क्या है, 3H2 के पार्टिकल आपस में मिलकर क्या बना दे रहे हैं, प्रोडक्ट। ट्वाइज मॉलिक्यूल में क्या बन गया, ये NH3, राइट। तो प्रोसीजर सेम है, पहले एडजॉर्प्शन हो रहा है, फिर रिएक्शन हो रहा है, फिर डिजॉर्प्शन हो रहा है, फिर ये बाहर चले गए, डिजॉर्प्शन। राइट स्टूडेंट्स, राइट, राइट। तो पार्टिकल क्या करेंगे, पहले सरफेस पर, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सरफेस में आके क्या हो रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट क्या होता है, ये है सरफेस, कैटलिस्ट का सरफेस एक्टिव साइट्स, राइट। इसमें पार्टिकल जो हैं, जो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पर एडजॉर्ब्ड हो रहे हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बनना, प्रोडक्ट के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, डिजॉर्प्शन भी हो रहा है साथ साथ में। राइट स्टूडेंट्स, तो ये तो था प्रोसीजर, ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ
हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस, राइट। तो 3 स्टेप्स हैं मेनली। पहले होगा आपके पास एडजॉर्प्शन, ठीक है। एडजॉर्प्शन से पहले डिफ्यूज करेंगे, फिर एडजॉर्प्शन होगा। एडजॉर्प्शन के बाद फिर रिएक्शन होगा, रिएक्शन के बाद फिर डिजॉर्प्शन होगा, डिजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन यानी कि, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो अलग हो जाएगा और कैटलिस्ट अलग हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स, राइट। तो ये तो था आपके पास कैटलिस्ट, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट का। 2 प्रकार के कैटलिस्ट होते हैं, फर्स्ट होमोजीनियस कैटलिस्ट, सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, राइट स्टूडेंट्स। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस